Very good morning to all of you and welcome back in chemistry lecture. So today we are going to start. What topic is going on? Hydrogen. Preparation method I have discussed already and physical property of isotopes also discussed. Now आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अच्छा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. Now we are going to discuss about the types of hydrogen. Types of hydrogen. देखो, एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं. अभी जेई का रिजल्ट आया है फेब 2021. ठीक है, उसमें से केमिस्ट्री का हाईएस्ट परसेंटाइल है 92 परसेंटाइल केमिस्ट्री में. ओके, किसी बच्चे केमिस्ट्री में कम नहीं है, सब हाईएस्ट है. अदर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में केमिस्ट्री बहुत अच्छा स्कोर किया है. इसका रीजन पता है ना आप लोगों को क्या है? आप लोग बड़ा फीडबैक देते रहते हैं ना, ये खराब वो खराब है. अब रिजल्ट देखो, ठीक है, रिजल्ट में सबसे टॉप पे केमिस्ट्री है. किसी बच्चे का देखोगे ना, 4 बच्चों को 90 के आसपास आया है, 90 परसेंटाइल. ठीक है, और फिजिक्स वगैरह में तो तुम्हारा 80 भी क्लास नहीं हुआ है. वही बात मैथ में है. सोचो जरा क्या हाल है. ठीक है, नहीं आप लोग मतलब ऐसा फीडबैक देते थे ना, तो वही मैं बता रहा हूँ. देखो, 2 टाइप के टीचर होते हैं. एक पहला होता है कि तुम लोग खुश रखता है, एक दूसरा होता है कि लेवल से पढ़ाता है. अब सोच लो मैं किस टाइप का टीचर हूँ. ठीक है, मैं तुम लोगों को लेवल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ. अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, क्योंकि अब क्या कर सकते हो, टाइम रहते अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भूल जाइए कि जेई और नीट हो जाएगा. ठीक है, देखो अभी तक जो रिजल्ट है ओवरऑल समझे, उसमें केमिस्ट्री में किसी बच्चे का, जो भी बच्चे टॉपर होते हैं ना जेई और नीट में, खासकर जेई में, उन बच्चों को केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक होता है. क्यों? कि जेई में आपको मैथ पे अच्छा खासा कमांड होना चाहिए. ठीक है, अगर आपको मैथ नहीं आती ना तो जेई भूल जाइए. फिर आगे जाके आपको 4 सेमेस्टर मैथ पढ़ना है. ठीक है, कोई भी आप ब्रांच लोगे, कंप्यूटर साइंस आईटी कुछ भी लोगे ना, 4 सेमेस्टर मैथ पढ़ना है. इसके बाद फिजिक्स आपको 100% आनी चाहिए ना. यहाँ बच्चे केमिस्ट्री में नंबर लेके आ रहे हैं. सोचो जरा, केमिस्ट्री तुमको एक लेवल से पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, पिछले बार का भी रिजल्ट देखो, इस बार का भी रिजल्ट देखो, टॉप में केमिस्ट्री जा रहा है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है आप लोगों को. ये मैसेज है तुम लोगों के लिए जो फीडबैक देते हो ना, कि फीडबैक बड़ा बेकार आ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अब रिजल्ट देखो. ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा जिस वे से मैं पढ़ाना चाहता हूँ उस वे से पढ़िए तो रिजल्ट होगा. ठीक है, केमिस्ट्री में आपको एक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब जेई में भी रिजल्ट हो रहा, सोच रहे हो ना. जेई में भी अगर यही मान लीजिए थोड़ा सा और अच्छा कर जाती, ठीक है, तो इसका सिलेक्शन हो जाता. लेकिन कैसे सिलेक्शन हो जाता है? दूसरे सब्जेक्ट में आना चाहिए ना. दूसरे सब्जेक्ट बहुत कम है, दूसरे सब्जेक्ट में बहुत ही कम है. तो सोचो जरा, तो किसी भी का सिलेक्शन जो होता है ना, तीनों सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा. अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा है तो जेई क्लास कर जाएगा. केमिस्ट्री अच्छा होने से कुछ नहीं होगा. ठीक है, या फिर जैसे नीट में है तो आपका तीनों अच्छा होना चाहिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों अच्छा होना चाहिए. ठीक है, तभी आप लोग 600 क्रॉस कर पाओगे. अदरवाइज बायोलॉजी अच्छा है कोई फ़ायदा नहीं है. दिन भर बायोलॉजी पढ़ो, 360 ले आओगे, कोई फ़ायदा नहीं ना. मान लीजिए केमिस्ट्री में भी ले आए तो कोई फ़ायदा नहीं है ना. केमिस्ट्री मान लीजिए 150 ले आए
तब भी आपका आजकल स्कोर जो 600 प्लस जाना चाहिए। तो आप लोग अपना जो भी है टाइम टेबल सेट करो, जो आपके सब्जेक्ट वीक है उसमें ध्यान दो। दूसरी बात, जो टीचर जिस ढंग से पढ़ा रहा है ना उसको फोकस करो, ठीक है। कई लोग होंगे तुमको मजे के लिए पढ़ाते होंगे ना, वैसा कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। रही बात फीडबैक की, तब लोग कैसा ही फीडबैक दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है ना, पहले ही बोल दिया था कि कैसा भी तुम लोग फीडबैक दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अब, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जैसा पढ़ाऊँगा रिजल्ट उसी से होना है। तो आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट रहिए। और केमिस्ट्री आपको जिस लेवल से पढ़ा रहा हूँ, जेई हो या नीट हो, इस बार गारंटी मैं दे रहा हूँ, नीट में 2-3 बच्चे 140 क्रॉस करेंगे, ठीक है, 140, एक 180 में से। जेई में इस बार हो सकता है थोड़ा सा कम रिजल्ट आया, 92 परसेंटाइल हाईएस्ट है, अगली बार थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, बढ़ने से एक्चुअली क्या है, पीसीएम तीनों में बढ़ना चाहिए ना। मान लो केमिस्ट्री में बढ़ गया, फिजिक्स और मैथ में वैसा ही, तो कोई फ़ायदा है। इसलिए जेई मतलब मैथ आपका 100% स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, मैथ में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री तो आपका स्कोरिंग है, जेई के अंदर जाओगे ना, कॉलेज में जाओगे, सेमेस्टर एग्जाम किस में होगा, केमिस्ट्री बाहर हो जाता है। चलिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपके कई टाइप्स के हैं, देयर आर मेनी टाइप्स। फर्स्ट वन इज द अर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, एब्जॉर्ब, और बात करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन की, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द अर्थो हाइड्रोजन। अब देखो, जैसे मैं अब अर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन कहाँ आएगा, ये सब नीट में नहीं है, ये सब तुम्हारा जेई का सिलेबस है, ठीक है। तुमको मैंने जो नीट का सिलेबस भेजा है ना एलन वाला, उतना नीट है, उसमें कुछ है ये नहीं है ना, फिर भी मैं तुमको इसको पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाता हूँ ना, सब जेई का होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जेई का करा देता हूँ। तो जेई का रिजल्ट तभी आता है, नीट पढ़ाने से जेई का रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, एक लेवल से पढ़ाना पड़ता है। देखो, अर्थो हाइड्रोजन, दूसरा आता है पैरा हाइड्रोजन, थर्ड इज द नेसेंट हाइड्रोजन, फोर्थ इज द, ये आ जाएगा एडजॉर्ब हाइड्रोजन। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। कौन कौन सा है, पहला है अर्थो, पैरा, नेसेंट और एडजॉर्ब हाइड्रोजन। क्लियर, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, आई थिंक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भी टाइप मैंने बताया है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इसको। तो फर्स्ट वन इज द अर्थो हाइड्रोजन। अर्थो हाइड्रोजन, देखो अर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, अच्छा इसमें एक और रह गया, अर्थो हाइड्रोजन ऑब्लिक एंड पैरा लिख लेना है यहाँ पे, पैरा हाइड्रोजन। अच्छा पैरा तो लिखा हुआ है ना, तो इसमें एक बढ़ा लो, इसमें एक और बढ़ा लो, एटॉमिक हाइड्रोजन भी होता है, पढ़ाया था ना, एटॉमिक हाइड्रोजन भी होता है एक, जो कि सन वगैरह में पाया जाएगा। चलो नंबर 1 डिस्कस करेंगे आपका अर्थो हाइड्रोजन, इसको अच्छे से समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो हाइड्रोजन मतलब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, और एटॉमिक मतलब सिंगल एटम की बात करेंगे, यहाँ पे डबल एटम की बात कर रही है, हाइड्रोजन मतलब H2 की बात कर रहे हैं। अब देखो अर्थो हाइड्रोजन मतलब क्या होगा समझना, अर्थो हाइड्रोजन का मतलब होता है
जैसे एक आपका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन होगा ना हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन है, दूसरा एक हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, H2 बनाएंगे ना, दोनों आपस में मिलके H2 बनाएंगे। देखो अर्थों में होता है सेम स्पिन। देखो एक तो आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, ठीक है, एक तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपोजिट स्पिन रहेगा ना, एक की स्पिन इधर एक का स्पिन इधर, ये तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन हो गया, इलेक्ट्रॉन का स्पिन हो गया ना। लेकिन यहाँ पे आपका न्यूक्लियस भी मूवमेंट करेगा, कैसे, लाइक एज एर्थ होता है ना, ये आपका क्या है, एर्थ है, ये रोटेट करती है सन के रिस्पेक्ट में, व्हाट इज दिस इज सन। तो जब एर्थ सन के रिस्पेक्ट में रोटेट करती है ना, तो एर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है ना, इसके बाद सन के एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, सन के रिस्पेक्ट में भी रोटेट करती है, तो इसके दो मोशन होते हैं। तो सेम कंडीशन में यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन तो रोटेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी सेल्फ रोटेशन होता है, न्यूक्लियस का भी सेल्फ रोटेशन होता है। तो यहाँ पे नोट कर लो, देखो इलेक्ट्रॉन रोटेट्स in H2 molecule opposite spin, जो H2 मॉलिक्यूल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट करेगा, अरे H2 मॉलिक्यूल मतलब क्या बात कर रहे हो, H2 मतलब ऐसे आएगा ना, एक ऊपर एक नीचे, ये क्या बनेगा 1s2 बनेगा ना, अरे H2 मतलब क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन मतलब 1s2 बनेगा ना, नहीं समझ में आएगा। अरे हमने क्या लिया, यहाँ पे इसको लिख सकते हो सिग्मा 1s2 भी लिख सकते हो इसको, एटॉमिक अगर ले रहे हो, ठीक है, मतलब ये अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिस्पेक्ट टू सिग्मा 1s2 भी तो आ सकता है 1s2। देखो तो इसमें से इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट रहेगा हमेशा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में रहेंगे, लेकिन अब एक कंडीशन है ना, अब देखो न्यूक्लियस रोटेट, अगर दोनों न्यूक्लियस अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम डायरेक्शन, रोटेट्स इन सेम डायरेक्शन, लिख लो न्यूक्लियस रोटेट्स इन पैरेलल ऑब्लिक सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, इज कॉल्ड ऑर्थोहाइड्रोजन। क्लियर हुआ ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट हमेशा अपोजिट रहेगा, समझ लो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑलवेज अपोजिट, बट न्यूक्लियस का मूवमेंट, दोनों न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन 1 है हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, दोनों को मिला के H2 बनेगा ना, इसका मूवमेंट अगर सेम हो गया, एक ही क्लॉकवाइज है ना, ये भी आप कैसे चला है, ये भी आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मीन्स होता है घड़ी की सुई को रिस्पेक्ट में, ये भी आप क्या है क्लॉकवाइज है। तो इस प्रकार क्या बनेगा, ये दोनों हो जाएंगे अर्थो, या फिर पैरेलल या फिर सेम मूवमेंट। सेकंड आता है आपका अर्थो के बाद आता है आपका पैरा हाइड्रोजन। तो पैरा हाइड्रोजन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ पैरा हाइड्रोजन, देखो तो यहां पे पैरा हाइड्रोजन का मतलब क्या हो जाएगा, देखो तो यहां पे सारा कुछ सेम रहेगा। देखो इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन अपोजिट स्पिन, इसमें लिख लो इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन अपोजिट स्पिन, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन को तो हमेशा मूवमेंट अपोजिट ही रहेगा, बट
न्यूक्लियस रोटेट्स इन, यहां पे न्यूक्लियस का तो सेम डायरेक्शन में था ना, अपोजिट डायरेक्शन। न्यूक्लियस रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका बेसिक मीन समझो। तो इसमें क्या कंडीशन हो जाएगी, बस इसको ऐसे ही बनाना है और यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, जो ये बना है ना एरो, इस एरो को चेंज करना है। एक हो जाएगा हाइड्रोजन, ये भी है। देखो एक तो क्लॉकवाइज, दूसरा क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज। कैसे, ये भी आपका न्यूक्लियस है, एक क्लॉकवाइज जाएगा, ये क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सुनिए, तो यहां पे जो भी डिसीजन ऑफ अर्थो एंड पैरा इज ओनली डिपेंड ऑन रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस, नॉट डिपेंड ऑन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के रोटेशन पे डिपेंड करेगा। न्यूक्लियस रोटेट्स इन सेम डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिख लो, न्यूक्लियस rotates in same direction, क्या हो जाएगा अर्थो, न्यूक्लियस रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, पैरा, न्यूक्लियस रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, पैरा आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये आपका शार्ट में आया। तो शार्ट में समझ में आया ना कि न्यूक्लियस जब अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट करेगा उसे बोलते हैं पैरा, जब सेम डायरेक्शन मूवमेंट करेगा उसे बोलते हैं अर्थो। तो अर्थो और पैरा दोनों समझ में आ गए। ठीक है, तो यहां तक किसी को डायरेक्शन, और न्यूक्लियस हमेशा अपनी ओन एक्सिस पे रोटेट करेगा। कहां रोटेट करेगा, यहां पे लिख सकते हो इन ओन एक्सिस, बताया था ना, न्यूक्लियस लाइक एज अर्थ, ठीक है, रोटेट्स इन इट्स ओन एक्सिस। नाउ थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो, डिफरेंस क्या होता है अर्थो और पैरा में। ठीक है, ये तो पहला डिफरेंस हो गया ना कि न्यूक्लियस का रोटेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो अर्थो, अपोजिट डायरेक्शन में पैरा। ठीक है, थोड़ा सा और डिफिनेशन लोग सीखेंगे, डिफरेंस सीखेंगे, डिफिनेशन नहीं। ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको देख लेना। गुड, तो यहां पे आता है सेकंड, सेकंड आ जाएगा आपका अर्थो और पैरा हाइड्रोजन। इधर लिखो अर्थो हाइड्रोजन एंड इस साइड लिखो पैरा हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट डिफरेंस तुम्हारा क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस स्पिन क्या हो जाएगा इसका, न्यूक्लियस स्पिन सेम डायरेक्शन, और इसका आ जाएगा न्यूक्लियस स्पिन अपोजिट डायरेक्शन। ये सब जेई वगैरह के टॉपिक हैं। ठीक है, हमेशा एक बार क्वेश्चन आता है यहां से, तुमको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं इसलिए, तभी जेई क्वालिफाई होता है। ठीक है, अगर नीट पढ़ाऊंगा ना तो जेई भूल जाएगी।
हमेशा तुमको इसलिए चीज़ें बहुत लेंथी पढ़ाता हूँ। लेंथी मतलब क्या है, कल आपको पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ। किसी ये टॉपिक तुम्हारा क्या नीट में नहीं है ना, नीट से कोई मतलब नहीं है, सब जेई का है। चलो सीखो। दूसरा पॉइंट आ जाएगा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी अर्थो इज ग्रेटर देन पैरा, लिख लो। तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 2। स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी, मतलब अर्थो ज़्यादा स्टेबल होता है पैरा से, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है इसका, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मोर, मतलब अर्थों को ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक मोमेंट लेस। ठीक है। इसके बाद कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है, कंडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, जिसमें इजीली इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, मोर कंडक्ट। ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो लेस होता है उसे क्या बोलते हैं, लेस कंडक्ट। तो ये लेस कंडक्ट रहेगा और ये क्या रहेगा, मोर कंडक्टिविटी रहेगी। इसके बाद आ जाएगा एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एग्जिस्ट 75%। ठीक है। एट हाई टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जिस्ट 25%, मतलब इसकी वैल्यू कम होती है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये कुछ पॉइंट समझ में आए ना। ठीक है। अब देखो लो टेम्परेचर पे ये बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर पे कम होगा तो लो पे बहुत ज़्यादा होगा ना। तो दीज आर द डिफरेंस। पहला